हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और पॉलिटेक्निक का पीवाईक्यू का सेट लेके आए हैं जो 2022 में पूछा गया था। 2022 में पूछा गया था उसका फिर से हम लोग आज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि एक बीजीय व्यंजक है जिसमें केवल एक पद है, तो वो उस बीजीय व्यंजक को क्या कहेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए होते हैं कि अगर एक बीजीय व्यंजक है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, दो बीजीय व्यंजक है तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, और तीन बीजीय व्यंजक है तो ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे पास बोला जा रहा है कि एक पद है, तो एक पद वाले को क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण के जोड़े x + 2y - 5 = 0 है, और दूसरा है -4x - 8y + 20 = 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, या इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका निकालने का तरीका क्या था कि a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए और c1/c2 निकालिए, और देखिए इसके बाद इसमें क्या रिलेशन है आपस में। तो जब a1/a2 निकालें तो मेरा आया 1/-4। अगर हम b1/b2 निकालें तो 2 आया -8। जब इसको आपस में कट किए तो ये आया मेरा -1/4। अगला है c1/c2 जब निकालें तो ये आया -4/20। इसको भी कट किए तो ये भी मेरा -1/4 के बराबर आया। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आए तो हम लोग कहते हैं इसके पास कितना सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगला सवाल कह रहा है कि यदि रेखाएं 3x + 2ky - 2 = 0 है, और दूसरा 2x + 5y + 1 है, और कह रहा है कि ये समानांतर है, तो k का मान क्या है। आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 रहता था। तब कहते थे क्या कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, लेके चलेंगे, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग k का वैल्यू। a1 मेरा दिया हुआ है 3, a2 दिया हुआ है 2 = b1 दिया हुआ है 2k और b2 दिया हुआ है 5। तो यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4k = 15। तो k = हो जाएगा 15/4, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि आश्रित रेखिक समीकरणों के एक युग्म का एक समीकरण जो है वो -3x + 5y - 2 = 0 है, तो बताइए दूसरा समीकरण क्या होगा। तो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, अब बोला जा रहा है कि कोई डिपेंडेंट है उस पर, तो अगर डिपेंडेंट कोई होगा तो कुछ इस तरह का मल्टीपल में आएगा, k टाइम्स -3x + 5y - 2 = 0। तो देखिए इसमें से कोई भी ऐसा इक्वेशन है जो इस तरह की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका x का जो कोफिशिएंट वो निगेटिव में है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी निगेटिव में है। तो ढूंढना है हमको कि कहाँ कहाँ ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका x का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसका भी x का कोफिशिएंट निगेटिव है। अब कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे निगेटिव है बट इस जगह पे पॉजिटिव है, तो ये तो फेल कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों देखिए जब इसमें हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, -3x + 5y - 2 = 0। कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि रेखिक समीकरणों के एक युग्म का बीजगणितीय रूप से हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग कितना
सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों मेथड को यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद है एक x² प्लस 99x प्लस 127, पूछ रहा है इसका शून्यक क्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो आपका रूट्स होते हैं वो होते हैं -b क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। तो b यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 99 हो जाएगा -99 प्लस माइनस रूट ओवर b², b का वैल्यू 99 मतलब 99 का स्क्वायर माइनस 4, a यहाँ पे दिया हुआ है 1, c का वैल्यू हो जाएगा 127 बटा 2a, तो 2 हो जाएगा और a का वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आएगा -99 प्लस माइनस रूट ओवर 99 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 99 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9801 और -4 × 127 कितना हो जाता है? 508 बटा 2 × 1 2 हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम आगे सॉल्व किए तो मेरा क्या आया? -99 प्लस माइनस रूट ओवर 9801 में से अगर 508 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 9293 बटा 2, ये बराबर हो जाएगा -99 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर भी जब निकालेंगे 9293 का तो ये मेरा बराबर आता है 96.4 के बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए जब -99 में 96 जोड़ेंगे फिर भी नेगेटिव रूट आएगा और अगर घटाएंगे -99 में 96.4 को तब भी ये नेगेटिव में आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव आए हैं? तो नहीं, पॉजिटिव तो नहीं आए हैं। दोनों रूट नेगेटिव आए हैं? तो हाँ, दोनों रूट क्या है? नेगेटिव में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष से एक बिंदु है जो 2,3 पे है, तो बताइए एक्स अक्ष से उसका दूरी कितना है। मतलब पूछा जा रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे है जो आपका 2,3 है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए जितना वो वाई की ओर चला है उतने डिस्टेंस हो जाएगा। तो वाई की ओर कितना चला है? ये 3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। अगला सवाल कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, और कहा जा रहा है कि उसके 3 शीर्ष दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो D निकालना है हम लोग को। तो मान लेते हैं कि A यहाँ पे दिया हुआ है -2,3, यहाँ पे दिया हुआ है B कितना 6,7, यहाँ पे दिया हुआ है C 8,3 और यहाँ पे दिया हुआ है कहीं D जो हमको निकालना है। तो मान लेते हैं 4 पॉइंट आपका दिया हुआ है ऐसे, तो कुछ ऐसे होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मतलब AD का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस बराबर होगा। तो BC का डिस्टेंस क्या होगा? BC का डिस्टेंस आप देखिए तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं √6 - 8 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये आपका बराबर हो जा रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16 + 4 √20। अब हम लोग यहाँ पे A दिया हुआ -2,3, तो यहाँ ABCD में से हम B को एक बार चेक करते हैं। B को जब चेक किए तो आया AD इक्वल टू √2 - 0 का होल स्क्वायर,
मतलब -2 का स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस 3 ऑफ -1 मतलब 3 + 1 हो गया, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, मतलब अगेन आगे कितना √20, मतलब AD और BC किसके लिए बराबर हो जा रहा है 0, -1 के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 0, -1। अगला सवाल कह रहा है कि एक बिंदु है जो -2, -5 पे है, और एक दूसरा जो बिंदु B है वो है 2, 5 पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि AB को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित बिंदु कौन सी है। मतलब एक पॉइंट है, अगर XY एक्सिस में देखें तो एक पॉइंट है -2, 5, इधर कहीं -2, 5 है, और इधर कहीं है 2, 5। बोरा इसको मिला रहे हैं तो ये AB पॉइंट बना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करने वाला पॉइंट कौन है, सॉरी वो पूछा जा रहा है आपसे। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कुछ ऐसे जो मिड पॉइंट पे ये दोनों को बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AB लाइन को कहीं बीच में काट रहा होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये 0 से 2, 5 का डिस्टेंस और ओरिजिन से मेरा -2, -5 का डिस्टेंस बराबर होगा, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा ओरिजिन, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है कि बोल रहा है यदि बिंदु A अगर दिया हुआ है 1, 2 है, और दूसरा बिंदु O ओरिजिन है, और तीसरा बोल रहा है कि A, B है, तो बताइए A और B में रिलेशन क्या है। ठीक है, और क्यों, और पूछा जा रहा है कि A और C तीनों किस में है एक ही लाइन पे है, तो A और B का रिलेशन पूछा जा रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है, अगेन कोऑर्डिनेट बनाते हैं कि एक पॉइंट है 1, 2 पे, मतलब 1, 2 पे इधर मान लेते हैं कि ये 1, 2 पॉइंट है, एक ओरिजिन है और एक है C, A, B पे, कोई C मान लेते हैं इधर है A, B पे, ये A है, ये O है, ये C है। अब आपसे बोला जा रहा है कि तीनों एक ही लाइन में है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तो कब पॉसिबल है ये, जब यहाँ पे 1/A इक्वल टू 2/B, दोनों का जो आपका रेशियो आएगा वो सेम आएगा, तब ये पॉसिबल है। तो यहाँ से कितना निकल गया B = 2A, मतलब ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है, इसकी दो त्रिज्याओं के बीच जो एंगल बन रहा है वो 110 डिग्री है। तो बताइए कि त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। मतलब कि एक आपसे बोला जा रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे सेंटर है, बोल रहा है कि जो आपका दो त्रिज्या है इसके बीच का एंगल है 110 डिग्री, ठीक है। तो और बाहर में एक पॉइंट है, वहाँ से अगर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचें दोनों पॉइंट पे, ठीक है, तो बताइए ये एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी 4 साइडेड पॉलीगॉन की बात करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो जाता है 360। तो ये 90 और ये 90, 180 पूरा कर दिया, और ये है 110, तो इसको कितना होना होगा 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है और जो उसके केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है ए। एक वृत्त खींचें, उसका सेंटर मान लेते हैं ये है, इससे बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ए है, ठीक है, और इस ए पॉइंट से अगर इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचें, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर है और एक ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम जानते हैं
कि जो आपका त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो इस पाइथागोरस के थ्योरम की मदद से हम इस त्रिज्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा त्रिज्या का वैल्यू जाएगा r इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू √9, जो मेरा 3 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी जो है वो एक वृत्त की जीवा है, एक वृत्त है इसका जीवा ए बी है, और बोल रहा है कि ए ओ सी इसका व्यास है। मतलब ए ओ सी व्यास है, मतलब इधर ए है, सेंटर मेरा ओ है और ये सी है, और ये मेरा क्या है व्यास है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए सी बी 50 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एक बी पॉइंट यहाँ पे है और अगर ये सी से मिला दें तो जो ए सी बी बनेगा उसका जो एंगल है वो कितना है 50 डिग्री। आपसे कहा जा रहा है कि यदि 80 बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो एक ए से अगर एक स्पर्श रेखा ये टी पॉइंट पे खींचें, ठीक है, तो बताइए बी ए टी का एंगल क्या होगा। ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये एंगल मेरा 50 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि एंगल अगर कोई व्यास से ए सी अगर ये व्यास है तो कोई भी अगर सर्कल का अदर पॉइंट लें और अगर दोनों पॉइंट को मिलाएं तो जो ये एंगल बनता है वो क्या बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है और ये एंगल बोल दिया है कि 50 डिग्री है। तो कितना हो गया 90 और 50 140, मतलब एंगल हम जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल का सम हो जाएगा 180, ठीक है, और एंगल बी दिया हुआ है मेरा 90 डिग्री और सी मेरा 50 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए मेरा यहाँ से आ जाएगा 9 और 5 140, 180 में से घटेगा तो एंगल ए हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो मतलब एंगल ए मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखें तो हम 80 और ओ ए की बात करें तो 80 और ओ ए, यहाँ पे देखिए 80 जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पे, तो पूरा एंगल ओ 80 कितना हो जाएगा, एंगल ओ 80 मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। और ये तुम्हारा जो ओ ए टी है वो मेरा ओ ए बी प्लस बी ए टी है, ओ ए बी प्लस एंगल बी ए टी मेरा 90 डिग्री है और एंगल बी ए टी निकालना है, ओ ए बी मेरा 40 डिग्री है। तो एंगल बी ए टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ऐसे, जिसका सेंटर एक फिक्स्ड होता है, एक ही सेंटर पे दो सर्कल बनाए तो उसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। और कहा जा रहा है कि एंड कॉर्ड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू द इनर सर्कल। बोला कि जो मेरा ए सी कॉर्ड है बाहर वाले सर्कल का, वो अंदर वाले सर्कल के लिए क्या काम कर रहा है, एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है, स्पर्श रेखा की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम इसका रेडियस से इसको मिलाएं, मतलब सेंटर से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा इनर सर्कल का, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पे। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस लगा करके क्या हम लोग ये रेडियस स्मॉल सर्कल का निकाल सकते हैं, और वही चीज़ हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर ये ए सी मेरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर इसको पी पॉइंट दे दे तो ए पी मेरा क्या हो जाएगा हाफ ऑफ दी ए सी, मतलब 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को निकालना ये है तो पाइथागोरस की मदद से कह सकते हैं कि
मेरा अगर OP बोलें तो OP नामकरण कर दिए इसका, तो OP क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो जाता है आपका 25, 25 माइनस 16 हो जाता है 9, मतलब रूट ओवर कितना आया ये 9, और रूट ओवर 9 किसके बराबर होता है 3 के। तो आंसर क्या हो गया, रेडियस जो निकालने बोला था वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब अगला सवाल क्या कहा है ना कि उसी चीज़ को पलट दिया है। अब क्या कहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो दिया हुआ है, अब क्या कहना है इस बार कि दोनों सर्कल का रेडियस दे दिया है। पूरा बड़ा वाले का 5 है और छोटा वाले का 3 है। तो बताइए अगर हम एक कॉर्ड खींचें जो टच कर दे स्मॉल सर्कल को तो क्या होगा, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, सेम काम जो पीछे वाला था, ये ए देते हैं ये सी देते हैं। तो जब ये 5 था और ये 4 था तो ये कितना आया था 3 आया था। तो अगर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है तो ये मेरा AP कितना आएगा 4, और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। तो इसको ऐसे ही पिछले वाली की मदद से कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना था। अब अगला सवाल कह रहा है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C जो है वो एक ट्रायंगल का तीनों एंगल है, और आपसे एक और कंडीशन दे दिया गया आपको कि एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 जो होगा वो 41 डिग्री के बराबर होगा। तो बताइए एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर बात करें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और अगला कंडीशन में दिया हुआ है कि एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 कितना प्लस एंगल C/5 कितना है 41 डिग्री है ना। तो यहाँ से एंगल C/5 कितना हो जाएगा 41 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B/4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B/5 प्लस एंगल C/5 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5। हम A और B को साथ में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको A प्लस B का वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको साथ में रख रहे हैं। तो एंगल C/5 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, अब क्या इस वैल्यू को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 41 डिग्री माइनस, यहाँ पे गलती हुआ है एंगल C यहाँ पे प्लस हो जाएगा उसके कारण। तो 41 डिग्री माइनस हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B/4 और बराबर हो जाएगा ये मेरा 180 डिग्री को अगर 5 से डिवाइड करें तो कितना होगा, डिवाइड करते हैं, ये होगा 3 और होगा 6 मतलब 36 डिग्री। अब ये दोनों यहाँ से दोनों का LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इस 41 को उधर भेज देते हैं। जब इस दोनों को सॉल्व किए तो इधर आ गया -A प्लस एंगल A प्लस एंगल B/20 इज इक्वल टू -5 डिग्री। तो माइनस से माइनस कट गया और ये 20 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 5 इंटू 20 डिग्री मतलब 100 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन B। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक मेज को 2700 रुपये में बेचता है तो उसको 10% का हानि होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, ये मेरा दिया हुआ 33 1/3%, ठीक है। तो बोला कि कितना बेचें कि लाभ मेरा 33 1/3% हो जाए, है ना। तो सॉल्व करते हैं। हमको सेलिंग प्राइस बता दिया गया है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा
2700, है ना। और इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस वाई है। तो सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो मेरा होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस में जितना का लाभ हो या हानि हो, यहाँ पे बोला गया है कि कितना हो रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस में हानि ही हुआ है, तो जितना मेरा हानि हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा 2700 था, 2700 इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस वाई का 10%, क्योंकि दे दिया गया है कि ये कितना है 10%। जब इसको सॉल्व किए तो ये मेरा आया 9y/10, और जब इसको सॉल्व किए तो ये मेरा 9 से ये कट गया कितना बार में, 3 बार में, मतलब y मेरा आ गया 300 गुना 10, 3000, है ना। अब आपको बोला गया कि y जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस है, मतलब 3000 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपका y। अब बताइए इसमें कितना में बेचें, किसका पास जो होगा वो 33/1/3% का फ़ायदा हो, कितना में बेचें, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। तो सेलिंग प्राइस के लिए अगेन क्या करना है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा प्लस कॉस्ट प्राइस में कितना का आपको फ़ायदा या नुकसान लेना है, ठीक है ना, हुआ है। तो आपको चाहिए 33/1/3% का फ़ायदा, तो निकालते ही हो जाएगा 33 + 1/3 कितना परसेंट हो गया, 99 + 100/3, है ना। तो यहाँ पे निकालते हैं 100/3, और परसेंट है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भगा देना पड़ेगा, है ना। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से काटें तो ये आया 1000, तो 3000 + 1000 कितना हो गया, 4000। तो कितना में वो बेचेगा उस सामान को, 4000 में। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन डी, है ना। अब अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी है जो 2 वस्तुओं को 14,784 में बेचता है ना, प्रत्येक वस्तु को। बोला कि यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% का हानि होता है, तो हानि का मान क्या होगा, वही चीज़ आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है कि अगर आपका बोला जा रहा है कि 14,784 रुपये में प्रत्येक को बेचा जा रहा है, कि जो भी आपके पास आर्टिकल है उसको बेचा जा रहा है 14,784 रुपये में, है ना। तो आपका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले वस्तु के लिए, क्या हो जाएगा, वो 12% गेन के साथ बेच रहा है ना, है ना। तो सीपी निकालते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 14,784 प्लस जो आपको गेन हुआ है ना। तो जो गेन हुआ कितना हुआ है 12%, तो 12% निकाल देते हैं साथ में इसका 14,784 का। जब इसको सॉल्व किए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि कॉस्ट प्राइस जो हम निकाल रहे हैं वो होता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रब करते हैं। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपको बोला जा रहा है कि 14,784 रुपये ईच है, ठीक है। तो अगर आपका 14,784 रुपये अगर आपका सेलिंग प्राइस है और किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था उसको मान लेते हैं ए है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ए में कितना का फ़ायदा हुआ है, 12% का, है ना। 12% का फ़ायदा हुआ है, तो 12% का फ़ायदा निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए हमको निकालना है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा, आपको इधर ऐड करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा 112/100 ए इज इक्वल टू 14784। तो ए में कितना आ गया 14784 इंटू 100/112। ये ए अगर हम लोग आखिरी में निकालना चाहें तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको
13200। इसी तरह अगर हम दूसरा वस्तु निकालें, उसका कॉस्ट प्राइस निकालें जिसमें 12% का लॉस हुआ था, तो कैसे निकालेंगे? उसका भी सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है 14784, और मान लेते हैं उसका प्राइस जो है वो B है, और इसमें क्या हुआ है 20, इसका 12% का लॉस हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा B इंटू 12/100। और यहाँ से जब निकालना चाहें तो जाएगा 14784 इज इक्वल टू B में से 12 गया तो 12B, मतलब यहाँ से अगर करें तो 88B/100 होगा, मतलब B इक्वल टू हो गया आपका कितना 14784 इंटू 100/88, है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको निकालेंगे तो आएगा 16800। ठीक है, अब A मेरा निकल गया, B निकल गया, है ना। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना पड़ा था सामान खरीदने के लिए? तो कॉस्ट प्राइस दोनों का सम हो जाएगा 13200 प्लस 16800। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 30,000, है ना। 30,000 इतना आ रहा है। और अगर हम लोग बात करें कि सेलिंग प्राइस कितना था, जो हम लोग जो दोनों आर्टिकल को बेचे थे, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 14784 इंटू 2, तो इसका कितना आ रहा है आंसर में 29568, है ना। तो इतना आ गया। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है कि लॉस कितना हुआ है ना। तो लॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना कॉस्ट प्राइस था माइनस कर देंगे, किसे उसमें सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 30,000 था और सेलिंग प्राइस मेरा है 29568, है ना। दोनों को सब सब्ट्रैक्ट किए तो आया 432। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में अगर हम 25% बढ़ा दें तो बताइए उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो आपका वृत्त था उसका रेडियस r है, तो एरिया क्या हो जाएगा πr², है ना। अब बोला जा रहा है कि रेडियस में 25% बढ़ गया, मतलब जो अबर r हुआ वो हो गया r प्लस r का 25%, टोटल कितना हो जाएगा 1.25r, है ना। तो अगर एरिया इसका निकालें तो इसको एरिया को ए डैश बोलते हैं। ए डैश क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, पाई तो पाई रह जाएगा इनटू, अगर यहाँ से R निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1.25R का होल स्क्वायर, है ना। तो जो आपका यहाँ से आएगा वो आएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका पाई इंटू 1.5625 R का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया 1.5625A, है ना। तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो इसमें अगर ओरिजिनल हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 0.5625, मतलब 56.25% का फ़ायदा हो रहा है। मतलब ऑप्शन यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि अगर बोला जा रहा है कि किसी बिजली के बिल में अगर 27% का अगर उसको छूट भी दिया गया ना, तो अभी भी उसको 1825 रुपये और देना था, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो आपका ओरिजिनल बिल था वो क्या था। तो कुछ नहीं करना है कि मान लेना है कि ओरिजिनल जो बिल है उसका जो वैल्यू है वो x है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि 27% का छूट दिया हुआ है, तो ये पूरी 100% है, और उसमें बोला जा रहा है 27% का छूट दिया, मतलब 73% वो पे किया, और आपको बोला जा रहा है कि 73% जो आपको वो पे किया है उसका भी कॉस्ट जो है वो 1825 है।
तो बताइए ओरिजिनल प्राइस x क्या होगा। तो यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा मेरा 1825 इंटू 73/100, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 2500। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं जो है वो तीसरी संख्या से 50% कम है, पहला वाला, दूसरा वाला 80% कम है। तो बोला जा रहा है दूसरी संख्या को पहले संख्या के बराबर करने के लिए कितना % बढ़ाना होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि जो तीसरा संख्या है ना, वो क्या है, x। आपसे बोला जा रहा है कि जो पहला संख्या है वो क्या है, 50% कम है उससे ना। x से 50% अगर कम है मतलब कि 0.5x है। अगर ये पूरी x है तो उससे 50% कम कितना हो जाएगा, 0.5x। आपसे कहा जा रहा है कि दोस्त आपका सेकेंड नंबर है वो कितना है, 80% कम। मतलब 80% कम मतलब कितना हो गया, 0.2x, है ना। तो निकल गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना % दूसरी संख्या में हम बढ़ाएं, है ना। तो हमको दूसरी संख्या को जो 0.2x है उसको अगर देखा जाए तो 0.5x माइनस 0.2x, दोनों के बीच कितना अंतर है, 0.3x का, है ना। तो ये मेरा निकालना है कि कितना % होता है 0.2x का, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोग परसेंटेज निकालना है वो क्या हो जाएगा, 0.3x बाई 0.2x। % निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किए, ये से ये कटा, ये हुआ 50, x से x कटा, कितना निकल गया 150%, मतलब ऑप्शन ए। अगला सवाल कहा जा रहा है कि लोकल ट्रेन का दैनिक टिकट का जो मूल्य है वो 50 रुपये है, और अगर आप मासिक पास खरीदते हैं तो उसको आपको देना पड़ेगा 1125 रुपये पूरे महीने के लिए। तो बताइए कि अगर एक महीने में 30 दिन अगर कोई यात्रा करता है तो वो कितना रुपये बचाता है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि अगर हम लोग 30 दिन ट्रैवल किए तो अगर हम 50 रुपये का डेली टिकट खरीदें तो कितना हो जाएगा, 50 × 30 मतलब 1500 रुपये उसको लगेगा, है ना। बट वो कितना पे किया, 1125। तो कितना रुपये का उसका फ़ायदा हो रहा है, 375 रुपये का। और क्या करना है, उसी को 375 को बस परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो 375 बटा 1500, जैसे इसको काट कूट कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का कीमत में अगर 36% का छूट दिया जाए तो बोला कि पुराना मूल्य वापस आने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना % का वृद्धि करना होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है उस वस्तु का वो है x। कोई दिक्कत, x से अच्छा रहेगा कि हम लोग मान लें 100, निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर 100 मान लिए, अब बोला जा रहा है क्या कि 36% का उसमें छूट दिया जा रहा है। तो अगर 36% का छूट देने के बाद कितना उसका हो जाएगा मूल्य, 64 रुपीज़, है ना। अब 64 रुपीज़ को हमको बदलना है वापस से 100 में, है ना। तो अगर 64 रुपये को 100 बदलना है तो कितना हमको चाहिए, 36 और ऐड करना होगा हमको, तब ना 100 आएगा। अब बोला जा रहा है कि बताइए 36 रुपये जो होगा वो 64 का कितना % होगा, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जब इसको आपस में हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आएगा 56.25%, जो ऑप्शन ए है मेरा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए अगर बोला जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए एक दिन में 1/18 काम करेगा, है ना। वैसे ही बोला जा रहा है कि उसने 12 दिन का काम किया, तो अगर वो 12 दिन का काम किया तो कितना काम किया होगा। 12 दिन के लिए वो काम किया होगा 12/18, है ना, जो मेरा 2/3 आया है। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि शेष काम बी ने 8 दिनों में पूरा किया, तो जो शेष काम, अगर कोई काम को मान लेते हैं 1 है, तो जो मेरा रिमेनिंग काम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 1 - 2/3। इसको सॉल्व करने में कितना रिमेनिंग काम कितना आ गया 1/3। अब ये 1/3 काम करने के लिए बी को कितना लगा, ये 1/3 काम को करने के लिए बी को लगा 8 दिन। मतलब 1/3 काम को करने के लिए उसको लगा 8 दिन, है ना। तो वो पूरा एक काम को करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा 8 × 3। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए बी अकेले अगर उस काम को करना चाहे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो 8 × 3 हो जाएगा, मतलब 8 × 3 क्या 24 दिन, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक किसी काम को अगर 2/5 भाग कर किसी काम का 2/5 भाग करे तो वो 9 दिन में पूरा करता है। तो 2/5 भाग के लिए अगर वो 9 दिन लगाता है, तो अगर वो पूरा एक भाग ख़त्म वर्क कर दे तो उसके लिए कितना दिन लगेगा 9 × 5/2, मतलब 45/2 दिन में वो पूरा जो काम था उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना। अब आगे कहा जा रहा है कि फिर बी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जो है वो शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब ए एंड बी जो है वो दोनों मिल करके जो पूरा काम करता है वो कितना दिन में करता है 6 दिन में। मतलब 2/5 भाग को तो ए कंप्लीट कर चुका था, तो बचा हुआ काम कितना 3/5। मतलब ए और बी 3/5 काम को कितने दिन में कर रहा है तो 6 दिन में कर रहा है ना। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, दोनों मिलके काम कर रहा होगा 6 × 5/3, मतलब कितना कर रहा होगा 10, है ना। 10 दिन में पूरा वो काम एक दिन में खत्म कर रहा होगा। एक वर्क को अगर बोला जाए तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा होगा वो 10 दिन में, है ना। तो वही वो अगर निकालें हम कि अगर ए और बी आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला कितने दिन में वो काम कर जाएगा, है ना। तो अगर निकालें कि ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो अगर ए के लिए बोलें कि ए अगर 1 दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो हो जाएगा आपका 2/45। क्यों, क्योंकि एक वर्क को करने के लिए उसको लगता है 45/2 डेज, है ना। तो एक दिन में 2/45 वर्क कर रहा होगा ना वो, तो ए के लिए उतना हो गया। और ए और बी के लिए कितना हो जाएगा कि ए एंड बी जो एक दिन में कर रहा होगा वर्क, वो कितना कर रहा होगा 1/10, है ना। तो आगे हमको निकालना है कि बी के लिए अगर निकालें कि बी एक दिन में कितना वर्क करेगा, तो बी एक दिन में करने के लिए कितना हो जाएगा कि ए और बी जितना मिल के कर रहा होगा एक दिन में, उसमें से हम घटा दें क्या कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है ना, कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा है। तो एक दिन में ए 2/45 काम कर रहा है ना। तो जब इसको सॉल्व करें तो मेरा आगे कितना 1/18, है ना। तो बी अकेले उस काम को कितने में कर रहा होगा 18 डेज में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a x है, तो x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें लगा सकते हैं कि इसको अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कि cos² a का ये स्क्वायर है
माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना, यही मेरा एक्स है। इसको अगर हम चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये तुम्हारा आपका 1 हो गया। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, वही चीज़ निकालना है। तो देखिए सारा आंसर हमको कॉस स्क्वायर ए में दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए को किसमें बदलना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए में। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। तो कॉस स्क्वायर ए, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1, तो ऑप्शन क्या हो गया बी 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अगला सवाल कहा जा रहा है, बोल रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की औसत से एक जो कार है वो चल रहा है, ठीक है, निश्चित दूरी तय करता है 9 मिनट में, और समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए पूछा जा रहा है कि आपका स्पीड क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस अगर आपका सेम है तो हम कह सकते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/स्पीड, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो आपका दिया हुआ चीज़ है स्पीड जो बोला जा रहा है आपसे, वो बोला जा रहा है कि 72 आवर्स है ना, 72 आवर्स सॉरी 72 किलोमीटर पर आवर्स है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1/टाइम, मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर लिखे 72 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इज इक्वल टू हो जाएगा ना, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम मेरा दिया हुआ है 9, है ना। अब तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 इंटू 9। अब इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए बोल रहा है कि कितना स्पीड रखें हम, तो स्पीड को एस मान लेते हैं, है ना। बोला जा रहा है कि कितना स्पीड रखें हम कि हम उसको 8 मिनट में कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग s के लिए सॉल्व करें तो हो जाएगा 72 इंटू 9/8, ठीक है, ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, 9 9 जा 81, है ना, 81 हो जाएगा। तो कितना किलोमीटर वो बढ़ाया होगा, तो 81 माइनस 72 मतलब कितना हो गया, वो 9 किलोमीटर अगर आपका पर घंटा से बढ़ा दे तो वो सेम टाइम सेम डिस्टेंस जो है वो 8 मिनट में तय कर लेगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि 2 कार, ठीक है, वो जिसका स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटा कम समय लेता है, तो बताइए ए शहर से बी शहर के बीच दूरी कितना होगा, ठीक है, निकालते हैं हम लोग। अगेन जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। तो जो टाइम लेगा ए, अगर ए और बी का जो आप डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, तो टाइम कितना लेगा x अपॉन आपका दिया हुआ स्पीड 60, है ना। फिर ये हम बोले कि टाइम जो है अगर हम मान लेते हैं 2 कार सॉरी ए और बी दोनों सेम हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं नामकरण अलग कर देते हैं, हम बोल रहे हैं अभी बोलते हैं कि एक कार है जो आपका मान लेते हैं m है, दूसरा कार जो है आपका वो n है, ठीक है। तो जो टाइम n लेगा कितना लेगा, वो लेगा डिस्टेंस तो सेम है बट स्पीड डिफर है, इसके लिए 108 हो जाएगा, है ना। अब बोला जा रहा है कि जो m है वो n से क्या लेता है
कम समय लेता है, कितना 2 घंटा, मतलब m माइनस एन करें टाइम के लिए दोनों को तो हो जाएगा 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब x/60 माइनस x/108 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x/12 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा ये 1/5 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व किए तो आया x इक्वल टू 270। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो अगर एक स्फीयर 3D की बात करें तो कुछ ऐसे अगर बॉल की तरह पे होगा, है ना। इसको अगर कट करें तो यहाँ से कुछ कट करेंगे, ऐसे कुछ कट करेंगे, यहाँ से ऐसे गोल का सा कट होगा। और जब इसको वापस अलग अलग देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, 2 सेम एरिया का आधा बॉल जैसा, अगर बॉल को लें तो आधा बॉल फिर दूसरा आधा बॉल, है ना। तो एरिया में क्या बढ़ा होगा, बस देखिए जो ये नीचे वाला एरिया है यही बढ़ रहा है इसमें और इसमें। अगर दोनों को वापस से फिर चिपका दें तो ये पूरा गोल बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। तो जो एरिया मेरा बढ़ रहा है वो क्या बन रहा है, ये पाई स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल एरिया कितना बढ़ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो बस इसी को निकालना है, यही आपका बढ़ रहा है, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, अगर 7 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2। 7 से 7 यहाँ पे कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कटेगा आपका 11 टाइम्स में, मतलब 11 इंटू 7 क्या हो गया 77, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर परिधि दिया हुआ है मतलब 2l + b दिया हुआ है कितना 90 सेंटीमीटर, मतलब 2l मेरा चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 90 के बराबर, मतलब l + 20 इक्वल टू हो जाएगा 45। तो l इक्वल टू कितना आ गया 25। और एरिया अगर बोला जाए एक आयत का होता है क्या l इंटू बी, l मेरा है 25 और b है मेरा 20, तो 25 इंटू 20 कितना हो जाता है 500। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि 114 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या है। कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि जो स्फीयर का जो आपका एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको दे दिया है 154। ठीक है, आपको निकालना है डायमीटर, मतलब 4 पाई आर की जगह पे लिख सकते हैं डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 154। तो 2 4 कट गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 154 बाई पाई, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, है ना। तो 22 इसको काटे तो 7 बार बन जाएगा, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू आया 7 स्क्वायर, तो यहाँ से डी क्या आ गया 7, मतलब डायमीटर जो है वो आपका हो गया 7, ऑप्शन डी। अगला सवाल कहा जा रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो जब एक पासे को फेंका गया तो टोटल चांस क्या क्या है आने का, तो टोटल जो चांसेस मेरे पास आने का होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो जब टोटल हम बात करें तो यहाँ पे आने का 6 चांस है, और उसमें से इवन नंबर आने का चांस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जो मेरा इवन नंबर आने का चांस है वो 3 है, क्योंकि 2 4 6 यही इवन आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3 अपॉन जो टोटल होता है तो 3/6, आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताइए कि वह लाल होगा, उसका प्रायिकता क्या है। तुम जानते हैं कि 52 ताश पत्तों में से 26 जो होता है लाल कार्ड होता है ना।
तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 26/52, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। कैन इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इस सवाल में 35 में कहता है कि बताइए इसमें से माध्यिका क्या है ना। तो बस इसको करना है क्या है कि अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा 4 के बाद 6 7 नहीं 4 के बाद 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 14, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18, फिर आएगा 21, फिर आएगा 26। अब इसमें से देखिए बीच में क्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो जो 5वां नंबर पे आएगा वही हो जाएगा क्या इसका मीडियन। तो 1 2 3 4 5 ये बीच मिडल में है ना, 5 इधर भी है तो ये 4 इधर भी है और 4 नंबर इधर भी है। तो बीच में कौन सा नंबर है 14। तो यही आपका हो जाएगा मीडियन। अगला सवाल में कह रहा है कि इसमें से मॉड क्या है ना, निकालना है मॉड। तो जो ज़्यादा बार आता है वही मॉड कहलाता है ना। तो ढूंढते हैं सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। तो 4 मेरा 1 2 3 बार आया है। 3 मेरा 1 2 3 4 बार आया है ना। अब ऑप्शन में मेरा 3 भी है 4 भी है। तो ये मेरा 3 बार आया है, ये मेरा 4 बार आया है ना। 9 कितना बार आया है, 9 आया है मेरा 1 2 बार। और 6 कितना बार आया है, तो 6 आया 1 2 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 3। तो 3 हो जाएगा आंसर। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 3। अगला सवाल कह रहा है कि sin a इक्वल टू 24/25 है। तो बताइए 10a/cos a क्या होगा, है ना। तो sin a अगर दिया हुआ है 24/25, तो हम कह सकते हैं कि sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा p/h होता है। मतलब p इक्वल टू दिया हुआ है 24, h इक्वल टू दिया हुआ है 25, है ना। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें b इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 माइनस 24 का स्क्वायर मतलब 576। तो दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो आया 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो b कितना आ गया 7। तो हमको चाहिए 10a/cos a, है ना। तो 10a मेरा क्या हो जाएगा p/b। p मेरा कितना है 24, b कितना है 7 और cos a क्या हो जाता है b/h, मतलब हो जाएगा 7/25, है ना। हो जाएगा आपका 24/7 इंटू 25/7। तो कितना आ गया 24 इंटू 25/49। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कॉट 210 डिग्री का मान बताइए क्या होता है। तो कॉट 210 को हम लिख सकते हैं 180 + 30 डिग्री, है ना। और हम जानते हैं कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाए तो वहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है। मतलब cot 180 + 30 जो होगा क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री के बराबर। और cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाता है √3, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक होता है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक्सट्रीम एंगल जो है उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल एंगल उसको मान लेते हैं x। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री + x, है ना। तो दोनों का सम कितना होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन में अगर सपोज ऐसे कुछ है, अगर ये प्लस दिस कितना हो जाता है 180 डिग्री।
तो यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 2x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास एंड साइड है, ठीक है ना। ठीक है, तो x इंटू एन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा x, मतलब 360 डिग्री बटा 30 डिग्री, मतलब कितना आ गया n का वैल्यू 12। ऑप्शन कहीं है, हाँ ऑप्शन सी 12। अगला सवाल कह रहा है कि एक ग्राफ अगर खींचे पॉलिनोमियल 3x - 2 का तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि x एक्सिस हो गया ना, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काट रहा है कि कोई ग्राफ है 3x - 2 का, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि बताइए कि x एक्सिस को वो ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं ये बात को कि अगर x एक्सिस को अगर कोई ग्राफ कट कर रहा है तो वहाँ पे y क्या होता है 0। तो अगर y इक्वल टू 3x - 2 अगर कट कर रहा है x एक्सिस को, इसका मतलब y मेरा कहीं ना कहीं 0 हुआ ही होगा, है ना। तो y जहाँ 0 हुआ होगा वहीं मेरा x एक्सिस कट कर रहा होगा। तो x इक्वल टू किसके लिए कट कर रहा है 2/3 के लिए। तो x उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/3, 0, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल में कह रहा है कि एक बहुपद ax² + bx + c का आलेख ऊपर की ओर परवलय होता है यदि। तो हम जानते हैं पैराबोला का प्रॉपर्टी है कि अगर ax² + bx + c है ना एक अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, तो a > 0 के लिए ही वो होगा। अगर a < 0 की बात करेंगे तो वो हो जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो a > 0 के लिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद f(x = 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स दे चुका है 6 और b यहाँ पे कितना है -3k अपॉन a कितना है 2। तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 से कट गया ये 2 बार में, मतलब k इक्वल टू कितना आ गया 4, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्यकों का योग 2 है और गुणनफल 1 है, तो बताइए वो किसके द्वारा जाता है, मतलब ये इसमें से कौन सा इक्वेशन है। तो हम पढ़े हुए हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है तो उसका इक्वेशन क्या होगा x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही आपका होगा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दे दिया बाय 2, तो क्या हो जाएगा x² - 2x, है ना, और गुणनफल है 1, तो हो गया x² - 2x + 1, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद 6x² - 5 के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः हैं। तो हम जानते हैं 6x² - 5 है ना, तो यहाँ पे इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 6x² + 0x - 5, और हम जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a, बट b तो यहाँ पे 0 है, तो क्या हो जाएगा सम 0 और प्रोडक्ट हो जाता है c/a। तो c यहाँ पे मेरा -5 है, a यहाँ पे मेरा 6 है, तो क्या हो जाएगा 0, -5/6, ऑप्शन डी। इस सवाल में कह रहा है कि यदि a = 10 है और d भी 10 है तो पहले 4 पद होंगे, तो a अगर 10 है d भी 10 है तो हो जाएगा 10, a + d हो जाता है दूसरा टर्म तो हो जाएगा 20,
तीसरा टर्म हो जाता है a+2d मतलब a 10 + 20 30, a+3d मतलब 10 + 30 मतलब 40। तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40। ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि AP दिया हुआ है 3 8 13 18। तो बोल रहा है कि कौन सा पद 78 आएगा, है ना। तो यहाँ पे A दे दिया हुआ है 3, D निकाल सकते हैं A2 - A1 करके। तो A2 - A1 करेंगे तो 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। अब आपसे पूछा जा रहा है AN = 78 दे दिया है। अब आपको बोला जा रहा है कि n का वैल्यू निकालिए। तो हम AN का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है A + n - 1D, है ना। तो AN का वैल्यू मेरा दे दिया है 78, ये बराबर हो जाएगा 3 + n - 1 और D की जगह पे कितना दिया हुआ है, मतलब आया 5 आया है ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 को इधर ले जाएंगे, 78 - 3 कितना हो जाएगा 75 = n - 1 × 5। इसको जब भागा देंगे तो कितना आएगा 15 = n - 1 मतलब n = कितना हो गया 15 + 1 16 मतलब ऑप्शन डी। इस सवाल में कह रहा है कि यदि किसी AP का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका सातवां पद क्या है। मतलब दूसरा पद तो इसका मतलब क्या है कि A + D दे दिया है 13 और पांचवा पद मतलब A + 4D दे दिया हुआ है कितना 25, है ना। तो हम क्या करते हैं ना कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे क्या हो जाएगा A + 4D में जब -A - D तो इसे A कट जाएगा 4D - D कितना हो जाएगा 3D = 25 में से 13 गया तो 12 मतलब D कितना आ गया 4। जब D मेरा 4 आ गया तो A कितना हो गया, जब पहला इक्वेशन में पुट करेंगे तो A कितना आएगा A = 13 - 4 मतलब A हो गया मेरा 9, ठीक है। तो हमको चाहिए सातवां पद, मतलब A7 = क्या होता है A + 6D मतलब कितना हो गया 9 + 6 × 4 कितना हो जाएगा 6 4 = 24 24 + 9 हो जाएगा आपका 33। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब इस सवाल को देखें तो बोलता है कि यदि A + B + C = 9 दिया हुआ है और AB + BC + CA 23 दे दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि A² + B² + C² का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से ही कि A + B + C का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + B² + C² प्लस 2 टाइम्स AB + BC + CA, है ना। इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, इसका निकालने बोल रहा है, निकालते हैं। तो A² + B² + C² = क्या हो जाएगा, इतना में से इतना को घटाना होगा। तो A + B + C का वैल्यू 9 है तो उसका होल स्क्वायर करना है। अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 × इसका मान दिया हुआ है 23। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 - 23 × 2 46, 81 में से 46 जाएगा तो आएगा 35, ऑप्शन ए। अगला सवाल में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में बहुपद f(x) के शून्यकों की संख्या है। तो हम कितना बार बता चुके हैं कि कोई भी ग्राफ अगर x एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना क्या होगा, उसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पे कितना बार कट किया है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार कट किया, इसलिए इस पॉलिनोमियल का कितना रूट्स होगा 3। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि 3 चरों में 3 रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली असंगत है यदि उनके विमान केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। तो इसका एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है
कि अगर कोई सिस्टम थ्री लीनियर इक्वेशन का है, ठीक है ना, और 3 वेरिएबल में, तो वो इनकंसिस्टेंट होगा अगर उसका प्लेन कभी भी क्या करे, इंटरसेक्ट ना करे, तभी वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।